सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने चित्रकला के 3 प्रमुख तत्वों का अध्ययन किया, जिनमें रेखा, रूप एवं रंग शामिल है। आज हम अध्ययन करेंगे चित्रकला के चौथे प्रमुख तत्व तान का, जिसको अंग्रेजी में टोन या वैल्यू भी कहते हैं। पूर्व भाग में हमने रंग का अध्ययन करते समय पढ़ा था कि रंग के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान एवं सघनता। जहां मैंने आपको बताया था कि मान किसे कहते हैं, तो मान की परिभाषा थी रंगत के हल्केपन और गहरेपन को मान कहते हैं। जिसके अंदर किसी रंग में सफ़ेद रंग की मात्रा मिलाएंगे तो वह रंग का हल्कापन होगा, और काले रंग की मात्रा उसमें मिलाएंगे तो वह रंग का गहरापन होगा। इस प्रकार से तान की भी यही परिभाषा है। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को तान कहते हैं, जो किसी भी वर्ण में सफ़ेद और काले रंग के मिश्रण से प्राप्त होती है। किसी भी रंग में हम अगर काला रंग मिलाएंगे तो वह गहरी तान होगी, और सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो वह हल्की तान होगी। और किसी भी वर्ण में सफ़ेद और काले की मात्रा के अंतर से ही वर्ण की अनगिनत तानें प्राप्त की जा सकती हैं। अब आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। आपके सामने लाल रंग जो है वो दिया हुआ है, और उसके अंदर ऊपर वाले भाग में सफ़ेद रंग मिलाया हुआ है। सफ़ेद रंग जो है उसकी मात्रा कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ती जाती है, तो हमें लाल रंग की जो विभिन्न तान है वो हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से नीचे वाले भाग में आप देख सकते हैं कि लाल रंग में काला रंग मिलाया हुआ है, और वो भी अलग अलग मात्रा में, तो हमें लाल रंग की जो गहरी तान है वो प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले भाग में लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाया तो यह रंगत का हल्कापन है, और हमने लाल रंग में काला रंग मिलाया तो यह रंगत का गहरापन है। रंगत के हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। और एक तरफ जहाँ पर सफ़ेद रंग इसमें मिलाया गया है तो ये वाला भाग जो कहलाएगा आभा, क्योंकि इसमें रंग की जो आभा है वो प्रदर्शित हो रही है। इधर जो है इसमें काला रंग मिलाया तो इसमें ये वाला भाग कहलाएगा छाया, क्योंकि यह रंग का गहरा भाग है। इसी प्रकार से आप इस चित्र में देख सकते हैं, ऊपर वाले भाग में नीले रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से नीले रंग की अनगिनत तान हमें प्राप्त हुई। लेकिन सफ़ेद रंग मिलाएंगे हम अलग अलग मात्रा में, 10%, 20%, 50%, 70%, इस प्रकार से। और नीचे वाले भाग में पीला रंग है, और पीले रंग में एक तरफ गहरी तान है और एक तरफ हल्की तान है। इधर हमने काला रंग मिलाया है और एक तरफ हमने सफ़ेद रंग मिलाया है। तो रंगत के हल्केपन, ये इधर का हल्कापन है और इधर का गहरापन, हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। और इसमें काले और सफ़ेद रंग की मात्रा मिलाने से उससे हमें अनगिनत तान जो है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाने से जो हल्की तान प्राप्त होती है उसे आभा कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, सफ़ेद रंग की हल्की तान आभा होती है, और काले रंग से प्राप्त जो तान होती है वो उसको हम छाया कहते हैं। अब हम करेंगे तान का वर्गीकरण। तान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, जिस प्रकार से आपने इसमें भी देखा होगा, गहरा, मध्यम और हल्का। पीले रंग में आप देख सकते हैं पीला रंग एक तरफ बहुत ही गहरा हो रहा है, जहाँ पर काले रंग की गहरी तान लगी हुई है, और मध्य वाला भाग जो है वो पीला रंग का है, और अंत में जो है वो सफ़ेद रंग में जो बदल जाता है वो है हल्का। इस प्रकार से तान के 3 मुख्य भाग है, छाया, मध्यम और प्रकाश। अंग्रेजी में इसको डार्क, मिडिल और लाइट टोन भी कह सकते हैं।
वस्तुतः तान का यह क्रमिक विभाजन काले व सफ़ेद की मात्राओं के रंग में मिश्रण से प्राप्त किया जा सकता है, जो रंग को हल्का और गहरा बनाती है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने यह जो टेबल है, इसके अंदर एक तरफ आप देख सकते हैं जो है डार्क टोन है, एक तरफ मिडिल टोन है, एक तरफ लाइट। तो तान के 3 प्रकार मैंने बताए थे, गहरा, मध्यम और हल्का। गहरा, मध्यम, हल्का, इस प्रकार से ये 3 मुख्य प्रकार है। आप देख सकते हैं गहरी तान जो है उसमें काले रंग की मात्रा ज़्यादा है, मिडिल टोन जो है उसके अंदर जो छाया वाला भाग है वो कम है, और लाइट में बिल्कुल ही कम है। इसमें आभा जो है वो प्रदर्शित हो रही है, इसमें छाया वाला भाग बिल्कुल ही कम है, न के बराबर है, तो ये लाइट टोन है। तो तान 3 प्रकार की होती है, डार्क, मिडिल, लाइट। अगर उसमें हम और भी छाया प्रकाश उसमें डालते रहेंगे, काले और सफ़ेद रंग की मात्रा उसमें अगर हम और डालेंगे तो हमें अनगिनत तान जो है वो प्राप्त होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लो लाइट है, हाई लाइट है, इस प्रकार से यहाँ मीडियम के बाद में लो डार्क है, फिर डार्केस्ट है। इस प्रकार से हमें अनेक जो है तान प्राप्त होगी। इनमें भी अगर हम अलग अलग मात्रा में और भी हम रंगों का मिश्रण करेंगे, काले और सफ़ेद का, तो हमें विभिन्न प्रकार की जो तान है वो प्राप्त होती है। लेकिन मुख्य रूप से तान 3 प्रकार की होती है, गहरी, मध्यम और हल्की, या हल्की को प्रकाश भी बोल सकते हैं। और नीचे की तरफ जो है तान के विभिन्न रूप आप देख सकते हो। इसमें ये धुआं टोन है, ये लाइनिंग जिसको खत टोन भी कह सकते हैं, ये लाइन से किया हुआ है, ये क्रॉस लाइन से किया हुआ है, ये डॉट डॉट से, बिंदुओं से ये जो छाया प्रकाश है वो दिया हुआ है। एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्क है, फिर यहाँ पे कम डार्क है, मतलब ये डार्केस्ट हो गया, ये डार्क हो गया, फिर यहाँ पे लो डार्क हो गया, फिर यहाँ पे मीडियम आ गया, मीडियम के बाद ये फिर लाइट की तरफ प्रोसेस जाता है, जैसा मैंने ऊपर बताया था उसी प्रकार से। तो ये तान आप विभिन्न प्रकार से दे सकते हो, बिंदुओं से भी दे सकते हो, आप लाइनिंग से भी दे सकते हो, आप अलग अलग तरीके से ये जो तान है वो चित्र में दे सकते हो। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें 4 ऑब्जेक्ट है, ज्योमेट्रिकल जो फॉर्म है उसमें एक है सिलेंडर, एक है जो गोला है, एक यहाँ पे इसको कोन बोलते हैं, और ये घन है। तो 4 फॉर्म जो आपके सामने है, इनको भी छाया प्रकाश के द्वारा पूर्ण किया गया है। आप देख सकते हैं जो सिलेंडर है इसके अंदर ये वाला भाग है, ये डार्क टोन का भाग है, और ये वाला भाग है ये लाइट टोन का भाग है, और बाकी जो शेष बचा हुआ भाग है ये वाला और ये वाला, ये है मिडिल टोन का भाग, और यहाँ पर भी लाइट टोन आ रही है, ये लाइट टोन है। इसी प्रकार से इस चित्र में आप देखिए ये है डार्क टोन वाला भाग, ये मिडिल टोन का भाग, और यहाँ पर लाइट टोन, क्योंकि यहाँ पर जो तान है वो बहुत ही हल्की है। अब आप समझ गए होंगे कि एक ही चित्र में 3 प्रकार की जो तान है उसका प्रयोग किया गया है, गहरा, मध्यम और हल्का। यहाँ पर आप बॉल को भी देख सकते हैं कि बॉल में ये वाला जो भाग है ये गहरी तान द्वारा पूर्ण किया गया है, यहाँ पर जो तान लगी हुई है ये मध्यम तान है, यहाँ पर भी मध्यम तान है, और यहाँ पर हल्की तान है। ठीक है, ये हल्की, ये गहरी, और शेष बचे हुए स्थान पर जो मध्यम जो तान है उसका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से शेष बचे हुए चित्रों में भी जो तान है उसका प्रयोग गहरे और हल्के रूप में किया गया है। तान का महत्व एवं प्रयोग। चित्रतल द्विआयामी होता है। मैंने पूर्व में बताया था चित्रतल हमेशा द्विआयामी होता है, जो धरातल होता है, लेकिन तान के प्रयोग से इसमें त्रिआयामी जो प्रभाव है, 3 डायमेंशियल जो प्रभाव है, इफेक्ट, वो उत्पन्न किया जा सकता है। इससे वस्तु के वास्तविक आकार व आयतन का आभास हमें मिलता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जो चित्र का धरातल है उसके ऊपर सबसे पहले
ये जो गिलास की आकृति है आप देख सकते हैं, ये इसमें बिल्कुल भी तान का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन आप एक तरफ अगर इन चित्रों को देखोगे, हम सबसे अंत में इस चित्र को देखते हैं। ये वाला जो चित्र है इसमें गहरी, मध्यम और हल्की तान द्वारा इसको पूर्ण किया गया है। एक तरफ हमें यह चित्र त्रिआयामी दिखाई देता है, लेकिन ऊपर वाले भाग में इस चित्र में त्रिआयामी प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें इस गिलास की गहराई का, इसकी गोलाई का आभास नहीं हो रहा है। ये कितना गहरा है, ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो हमने अगर इस चित्र में दिखाया है तो आप देख लीजिए किस प्रकार से गहराई हमने इसमें दिखाई है। और यहाँ भी हमने नीचे वाले भाग में भी जो है गहरी तान द्वारा इसको पूर्ण किया है। इस प्रकार से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव हम उत्पन्न कर सकते हैं और वस्तु हमें वास्तविक दिखाई देगी। तान का प्रयोग परिप्रेक्ष्य के प्रभाव को दिखाने के लिए भी किया जाता है। इससे वातावरणीय क्षय वृद्धि की समस्या भी हल की जा सकती है। तान के द्वारा हम परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव का प्रभाव दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो आप पेड़ देख रहे हो, पास वाले पेड़ और दूर वाले पेड़ को आप जरा देखिए। नज़दीक वाले जो पेड़ हैं पहले चित्र में देखिए, ये गहरे रंग द्वारा और कुछ साफ आपको दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो पेड़ भी वातावरण में धूमिल हो जाएंगे। और इसमें जो पर्सपेक्टिव जो है, जो परिप्रेक्ष्य है, वो हमें परिप्रेक्ष्य का प्रभाव हम इसमें देख सकते हैं। वातावरणीय क्षयवृद्धि, क्योंकि बाकी जो लास्ट वाले जो पेड़ है वो वातावरण में धूमिल हो जाते हैं, तो हम हल्की गहरी तान द्वारा वातावरणीय क्षयवृद्धि का जो प्रभाव है वो यहाँ पर उस समस्या को भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम यही देख सकते हैं। पास वाला जो पेड़, या आप पेड़ देख सकते हो, इसमें जो है हल्की, गहरी, मध्यम विभिन्न प्रकार की तान है उसका प्रयोग किया गया है और पेड़ को भी साफ दिखाया गया है। दूर का पेड़ आप देख सकते हो, जैसे ये पहले नंबर का पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, इसको भी साफ दिखाया गया है। तीसरा पेड़ इससे दूसरे से थोड़ा धूमिल है, फिर चौथा पेड़ ज़्यादा धूमिल है, फिर आगे पेड़ जितने भी आप दिखाई देंगे वो सारे धूमिल, वातावरण में धूमिल हो जाएंगे। इस प्रकार से तान के प्रयोग द्वारा पर्सपेक्टिव का जो प्रभाव है वो भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए तान का प्रयोग जो किया गया है, पहले चित्र में आप देख सकते हैं जो चेहरे का अंग है कान, उसको बनाया गया है। कान के बाहरी भाग को दिखाने के लिए इसमें हल्की तान का प्रयोग किया गया है, अंदर वाले भाग में गहरी तान का प्रयोग किया गया है। और जैसे यहाँ भी ये गहरा जो है भाग बनाया गया है, तो इसके द्वारा हम जो गहराई है वो दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी जो पर्सपेक्टिव का जो प्रभाव है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हल्की गहरी तान के द्वारा यह जो प्रभाव है वो दिखाया गया है। आप भी इसके प्रयोग के द्वारा ये संपूर्ण प्रभाव दिखा सकते हो। इस प्रकार से चित्र में तान का संतुलन विरोधाभास और संगति के सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। चित्रकार अपनी कुशलता से तान का प्रभाव उत्पन्न कर चित्र की एक रसता को तोड़ सकता है और इस प्रकार से चित्रकार अपने प्रयोगों व अनुभव के आधार पर तान के माध्यम से चित्र के महत्व को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से अपना यह जो तान वाला जो चौथा प्रमुख तत्व है ये पूर्ण होता है। अगले वाले तत्वों को हम पढ़ेंगे पोत। धन्यवाद।